हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया जब इस बार वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी तो नजरें होंगी युवा खिलाड़ियों पर कि कितने युवा खिलाड़ियों को इस दौरे पर टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। उस फेरिस्त में यशस्वी जायसवाल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं और उनके साथ हैं मुकेश कुमार। ये वो तीन खिलाड़ी हैं जो 15 में सेलेक्ट हुए हैं। अब इनमें से कितनों को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। तो वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए हम प्लेइंग 11 बनाने वाले हैं और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों को 11 में जगह मिलेगी और बाकी खिलाड़ी कौन से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपनिंग के साथ शुरू करते हैं। एक ओपनर तो आपके रोहित शर्मा होंगे। इस दौरे से पहले, सीरीज से पहले रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी को लेकर के जितने भी सवाल थे, मुझे लगता है कि वो अब सेटल डाउन हो जाने चाहिए क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है और अब उस पर और ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। एक ओपनर तो आपके रोहित शर्मा फॉर श्योर होंगे ही होंगे क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं। लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। उनके टेस्ट क्रिकेट के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहेगी ही रहेगी, साथ में जो वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप देखें पिछले 8 महीने में रोहित शर्मा जिस तरह से फॉर्म से स्ट्रगल करते रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में वो फ्लो और वो टच नजर नहीं आ रहा। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, उसके बाद पूरा IPL आपने देखा, वनडे क्रिकेट के भी कुछ मैचेस हुए, उन्होंने रन जरूर बनाए, बट वो रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहा जिसको देखने के हम सब आदी रहे। तो उनके लिए बहुत जरूरी चीज कि यहां पर लंबे रन्स बने, क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें और अपनी फॉर्म को दोबारा से वापस पाने की कोशिश करें। और जो फ्लुएंसी और फ्लो उनकी बल्लेबाजी में मिसिंग नजर आ रहा है, अगर वो दोबारा से देखने को मिलता है तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। बिकॉज गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप अगर रोहित शर्मा उस तरह की फॉर्म में वापस आ जाते हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब उनका पार्टनर कौन होगा, यहां पर एक बहस रहेगी। एक तरफ आपके पास शुभमन गिल का ऑप्शन है और दूसरी तरफ दो युवा खिलाड़ी, उनमें से आपको एक को चुनना पड़ेगा, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या यशस्वी जायसवाल हो। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो शुभमन गिल ही आपके ओपनर होने चाहिए। उसकी वजह है शुभमन गिल ने इस टीम के लिए ऑलरेडी ओपन कर रखा है और कंपैरेटिवली बाकी दोनों खिलाड़ियों के इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा है। हालांकि टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि शुभमन गिल को एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखा जाए, लेकिन वहां पर अभी वैकेंसी नहीं है। विराट कोहली नंबर 4 पर हैं, अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर हैं, सो नंबर 3 की ही वो जगह बचती है जहां पर आप शुभमन गिल को खिला सकते हैं। लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको आप अर्ली ऑन उनके पहले मैच में एज ए ओपनर एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की बात करें तो आपने उनको हाल फिलहाल में T20 और वनडे क्रिकेट में ज्यादा खेलते हुए देखा है। तो उनके बारे में एक बात निकल करके आ रही है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हैंड से खेलते हैं। देखिए, जब वनडे और T20 क्रिकेट में आप खेलते हैं तो आपको बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है और बॉटम हैंड जब आप टाइट पकड़ते हैं तो वो आपको दिखता है कि आप हार्ड हैंड से खेलते हुए नजर आते हैं। आपको शॉट्स में पावर चाहिए तो उस चीज का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट की बात है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में आप किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने पहले जो एक छोटा सा फ्लो उनकी बल्लेबाजी में निकल करके आया था, जिस तरह से उसको एड्रेस किया है, इसको भी एड्रेस करेंगे। ये बेसिक एडजस्टमेंट है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए जाते हैं, या तो आप अपना बैट लिफ्ट को कम कर लें या आप अपने बॉटम हैंड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। जो अभी हाल फिलहाल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, WTC फाइनल में बात की जाए, सो जब आप बैकफुट पंच मारेंगे तब आप कहीं ना कहीं वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। जब आप पुश करने के लिए जाएंगे तब होता है कि आप बॉटम हैंड लूज कर सकते हैं। ड्राइव करने के लिए जाते हैं सो टॉप हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनकी बल्लेबाजी पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा चैलेंज उनके लिए नजर नहीं आ रहा जिससे कि ये सवाल उठे कि वो ओपन नहीं कर सकते या इंग्लैंड की कंडीशंस में नहीं खेल सकते या उनकी टेक्निक को लेकर के कोई बहुत बड़ा सवाल है। ये माइनर सा एडजस्टमेंट है जो शायद उनको अपनी बल्लेबाजी में आगे आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि उस तरह की कंडीशंस अभी आई नहीं है जहां पर उस तरह का कुछ आपको देखने को मिले। तो जब कंडीशंस आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, तभी आपको उस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। आप पहले से कोई पिक्चर अपने दिमाग में उनकी बल्लेबाजी को लेकर के नहीं बना सकते। उसके बाद नंबर 3 की बात करें, यहां पर मुकाबला रहेगा यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में, और यहां पर मैं पिक करूंगा यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल को इसलिए कि अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 मैचेस उन्होंने खेले,
80 की एवरेज है और टीम मैनेजमेंट भी देख रही है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नंबर 3 और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मिडिल ऑर्डर में ही खेलने का मौका मिला था। 3 नंबर पर वो रणजी ट्रॉफी में भी खेल रहे थे और टीम मैनेजमेंट भी उनको नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। इससे एक चीज ये भी होगी कि आपके टॉप 3 में एक लेफ्ट हैंडर का एलिमेंट भी आ जाता है, दूसरा बल्लेबाज जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो जो सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में है। अगर कंपैरिजन रेड बॉल टू रेड बॉल किया जाएगा तो एक तरफ 80 की एवरेज और एक तरफ 42 की एवरेज, जरूर आप 80 वाले की तरफ जाना चाहेंगे और साथ में दूसरा जो 80 की एवरेज वाला खिलाड़ी है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आपको विराट कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली के लिए इस सीरीज में जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि हाल फिलहाल में उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जब भी इंडिया में खेले हैं। सो यहां पर भी कंडीशंस कुछ सिमिलर हो सकती हैं, तो ऐसे में देखना पड़ेगा क्या वेस्ट इंडीज उस तरह का कुछ टैक्टिक लेके आती है जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर विराट कोहली के सामने हो, तो उस प्रॉब्लम को विराट कोहली कैसे एड्रेस करते हैं उस पर नजर रहेगी। और वैसे ही सेम जो रोहित शर्मा के लिए मैंने बात कही कि अच्छी फॉर्म में रहना, लंबे रन बनाना, सो दैट आप वर्ल्ड कप के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद नंबर 5 की बात की जाए, सो नंबर 5 पर आपको अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे। शानदार वापसी उनसे WTC फाइनल में देखने को मिली थी, लेकिन अब उस परफॉर्मेंस को यहां पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। रहाणे के लिए एक बात रही है कि स्लो विकेट उनको बहुत ज्यादा रास नहीं आते, अच्छे और पेस वाले विकेट पर, बाउंस वाले विकेट पर वो हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आपने उनके करियर का शुरुआती फेज भी देखा है जब वो ओवरसीज टूर्स पर बहुत रन्स बनाते थे, बट सब कॉन्टिनेंट में जहां पर स्लोइस्ट विकेट होते हैं वहां पर उनके रन्स नहीं बनते थे। ये चीज उनके सेकंड फेज ऑफ इस करियर में आपको देखने को मिली। उन्होंने इंडिया में भी रन्स बनाए और बाकी जहां पर स्लोइस्ट विकेट थे वहां पर भी उन्होंने रन बना करके दिखाए। अब देखना यह है कि इन वेस्ट इंडीज के विकेट्स पर रहाणे कितने रन्स बना सकते हैं और जो परफॉर्मेंस उन्होंने WTC फाइनल में की थी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनको टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है और आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रोहित शर्मा कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर भी बहुत निर्भर रहेगा। सो अजिंक्य रहाणे के लिए इस वक्त लगातार अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी रहेगा। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए तो वहां पर आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे और इससे बेटर आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई डिबेट और डिस्कशन की बात नहीं है। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए, यहां पर मुकाबला होगा दोनों विकेट कीपर के बीच और अब तक आपने जो देखा है KS भरत को बल्लेबाजी करते हुए या विकेट कीपिंग करते हुए, सो विकेट कीपिंग में तो शायद आप उनको पूरे नंबर देंगे, लेकिन बल्लेबाजी में उनको लेकर के कुछ सवाल हैं। तो ऐसे में आपके पास मौका है कि आप ईशान किशन को अपॉर्चुनिटी दें, वो खेलें, रन बनाएं, परफॉर्म करें और टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को स्टैब्लिश करें। ये डिसीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ईशान किशन को वो गेम टाइम मिले, वो मौका मिले अपनी बल्लेबाजी में जो कुछ खामियां हैं उनको सुधारने का और लंबे रन्स बनाने का। एक बारी जब आपके पीछे लंबे रन्स होते हैं तो वो आपको अलग कॉन्फिडेंस देते हैं और यहां पर ईशान किशन की तरफ से कुछ बड़ी पारियां देखने को मिलती हैं, तो एक तो उनका टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा जो आप ईशान किशन को वर्ल्ड कप की टीम में मिडिल ऑर्डर में देखना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा रहेगा। उनके रन्स बनते हैं, वो स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, फास्ट बॉलर के खिलाफ कैसे खेलते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। हालांकि दूसरी तरफ KS भरत की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा इनजस्टिस हो सकता है, लेकिन आप यहां पर इनजस्टिस ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं देखते, आप हमेशा एज अ टीम देख रहे होते हैं और इस वक्त शायद ईशान किशन का खेलना बनता है। उसके बाद नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर आपके रविचंद्रन अश्विन, लीजेंडरी गेंदबाज इन इंडियन क्रिकेट, स्पेसिफिकली जब कंडीशंस उनके मतलब की हो तब उनकी गेंदबाजी की बात जब की जाती है तो अश्विन यहां पर 8 नंबर के आपके बल्लेबाज भी होंगे, गेंदबाज भी होंगे और वेस्टइंडीज में ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। जब जब वो वेस्टइंडीज गए तो हमेशा उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, बल्ले से भी रन्स बनाए। सो 8 नंबर R अश्विन, और जब R अश्विन यहां 8 नंबर खेलेंगे तो शार्दुल ठाकुर के लिए फिर जगह नहीं बचेगी। आपको 3 तेज गेंदबाजों के साथ वैसे भी खेलना है, इस तरह के विकेट्स पर आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ ही
खेलना चाहेंगे और 2 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहेंगे। यही बेटर कॉम्बिनेशन है अगर इन वेस्ट इंडीज की बात की जाए। अब बच गए वो 3 तेज गेंदबाज कौन से होंगे, जिसमें से एक तो मोहम्मद सिराज होंगे फॉर श्योर, उसमें कोई डिबेट और डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि होगा। सो एक गेंदबाज तो आपके मोहम्मद सिराज होंगे और उनके लिए यही है कि जिस तरह की गेंदबाजी पिछले 6 से 8 महीने में, साल भर में वो करते रहे, उसको रिपीट करें। और यहां पर कई बार होता है कि इस तरह के दौरे आपके स्टैट्स को बेटर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वेस्ट इंडीज की टीम जिस दौर से गुजर रही है, सो अच्छे स्पेल्स और 5 विकेट हॉल उनके स्टैट्स को भी बेटर कर सकते हैं। लेकिन 2 खिलाड़ी तेज गेंदबाज कौन से होंगे जिनको यहां पर मौका मिल सकता है? एक तो आप जयदेव उनादकट के साथ जाएंगे क्योंकि बहुत वक्त से आप उनको ट्रेबल करा रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश से देखें तब से वो टीम के साथ लगातार बने हुए हैं और उनको अब तक ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल पाया। सो एक तो बिकॉज वो लेफ्ट आर्मर का एंगल लेके आते हैं और आपने उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआई वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखा हुआ है। सो इसलिए उनको गेम टाइम देना, असेस करना कि वो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी गेंदबाजी में क्या खास चीजें जो उनका दूसरा अपग्रेडेड वर्जन है उसमें नजर आ रही हैं। स्पेशली बात की जाए कि वो नई गेंद कितना बेहतर करते हैं, सेमी न्यू बॉल कैसे करेंगे, वो सारी चीजें डीपली एक बारी देखनी पड़ेंगी कि जयदेव उनादकट किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आएगी तो ये जरूर चीज इन क्वेश्चन रहेगी कि वो डेथ में कैसी गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद बच गया आखिरी तेज गेंदबाज और आपके पास चॉइस है बिटवीन नवदीप सैनी और मुकेश कुमार। नवदीप सैनी ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आपने मुकेश कुमार को बहुत ज्यादा ट्रैवल कराया है। आपके WTC फाइनल के रिजर्व में भी थे और जिस तरह का सीजन उनके लिए गया रणजी ट्रॉफी का या हाल फिलहाल की जो भी गेंदबाजी उनकी रही है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका डेब्यू भी बनता है। आप उनको नवदीप सैनी के आगे रख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज इंडिया के लिए इस सीरीज में हो सकते हैं, आगे के लिए भी हो सकते हैं। बिकॉज आपने ये जो सिलेक्शंस किए हैं इसमें कुछ खिलाड़ी आपके टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और व्हाइट बॉल का भी हिस्सा है। सो क्योंकि आपको व्हाइट बॉल के लिए भी गेंदबाज तैयार करने हैं तो खिलाने का मौका आपके पास ज्यादा है नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। सो ये रेड बॉल क्रिकेट है, आप उनको यहां पर भी खिला करके जरूर देख सकते हैं कि वो कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे रिदम में नजर आ रहे हैं। उससे आपको एक बहुत फेयर आइडिया लग जाएगा इन दोनों गेंदबाजों के बारे में जिनको आपने अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों ये थी मेरी 11, आपकी 11 क्या है आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।